सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और 9 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं परवाह वहीद और मैं हूं बुजुर्ग मौसम। सबसे पहले आपको बताएंगे सर्दी बढ़ते ही मुल्क भर में धुंध ने भी डेरे डाल दिए हैं। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा, बहावलपुर, ओकाड़ा, पेशावर और दीगर शहरों में धुंध की सफेद चादर तन गई है। बास जगहों पर हद निगाह 5 से 10 मीटर रह गई है। गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल और वजीराबाद में भी धुंध छाई हुई है। आपको बताएं कि इशाराए पर ठोकर और मांगा मंडी, पत्तोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा, चीचावतनी और कसवाल में भी धुंध इस वक्त मौजूद है और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मोटरवे पर ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक धुंध छाई हुई है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को आगाह कर दिया है और उन्होंने कहा है कि गाड़ियों की फोग लाइट्स इस्तेमाल की जाएं और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की भी हिदायत जारी की गई है। तो मुल्क भर में सुबह से ही धुंध के डेरे हैं। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा, बहावलपुर, ओकाड़ा, पेशावर, मर्दान, सरगोदा समेत मुल्क के दीगर हिस्से हैं, खास करके पंजाब के दीगर हिस्से हैं जहां पर इस वक्त धुंध है। और हद निगाह की बात की जाए तो 5 से 10 मीटर रह गई है। गुजरांवाला, गुजरात और इस समय दीगर शहर हैं, वहां पर भी धुंध इस वक्त छाई हुई है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और साथ ही साथ घर से जो है वो बगैर किसी ज़रूरत के बाहर ना निकला जाए। जी बिल्कुल, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए क्योंकि हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है और अगर दूसरे शहर कहीं सफ़र करना है तो फिर भी हाईवे और मोटरवे हुकाम से पूछ कर जाया जाए क्योंकि हद निगाह इंतहाई कम है अहम शाहराहों पर भी और इसके साथ साथ मेन शाहराहों पर भी। तो बात की जाए अगर धुंध की तो पंजाब और खैर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पर ज़्यादातर शहरों में इस वक्त धुंध की इतलात हैं और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हादसात भी रुनमा हुए आज सुबह और इसके साथ साथ जो है इंतहाई कम हद निगाह होने से गाड़ियों के अंदर और गाड़ियों के साथ साथ जो फॉग लाइट्स हैं उसका भी इस्तेमाल करने की हिदायत की गई हैं। शदीद धुंध के बायस मोटरवे पर काला शाह काकू के इंटरचेंज के करीब जो है ट्रैफिक हादसा पेश आया है। मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया। अलबत्ता कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन मुतादिद गाड़ियां ये आप देख भी सकते हैं जो कि आपस में टकरा गईं और नुकसान हुआ है। मुतादिद गाड़ियों का आपस में टकराई हैं। धुंध के बायस अचानक ब्रेक लगी जिसके बाद ये वाक़या रुनमा हुआ कि मुतादिद गाड़ियाँ आपस में ही टकरा गई हैं और ख़ासा नुकसान हुआ गाड़ियों का और ये आप देख भी सकते हैं सुबह ये वाक़या पेश आया है। उधर साहिवाल में अड्डा यूसुफ वाला में कौमी शाहराह पर धुंध के बायस हादसा पेश आ गया। मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं जबकि 8 अफराद इस हादसे में जख्मी भी हुए हैं। तो धुंध इस वक्त छाई हुई है और हद निगाह जो है वो 8 से 10 मीटर है जिसकी वजह से फोग लाइट्स के इस्तेमाल पर जो है वो जोर दिया जा रहा है। अलबत्ता अचानक ब्रेक लगने से जो है मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई जिससे 8 अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा धुंध की लपेट में आ चुका है। मर्दान, चारसदा, पेशावर और नौशहरा में हद निगाह 20 मीटर है, जबकि शदीद धुंध के बायस आम शाहराहों पर ट्रैफिक के रवानी भी सुस्त रवि का शिकार है। मजीद जानते हैं सूरत हाल क्या है अजमत अली शाह से। अजमत बताएगा इस वक्त KP के किस शहर में धुंध की इतलात हैं और क्या सूरत हाल है? पख्तूनख्वा में धुंध का राज शुरू हो गया है और मर्दान, चारसदा, पेशावर, नौशहरा में धुंध जो है वो काफ़ी 2 दिनों से तकरीबन काफ़ी ज़्यादा धुंध जो है वो शुरू हो चुकी है। साथ साथ में रात को मोटरवे जो है जो कि सवाबी से पेशावर तक उसको भी कई मकामात पर बंद कर दिया जाता है क्योंकि कहीं ऐसे इलाके हैं जहां पर दरिया गुजरते हैं तो वहां पर धुंध फिर काफ़ी ज़्यादा होती है। विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो तकरीबन 20 मीटर है आज, क्योंकि आज काफ़ी
धुंध है और हाईवेज अथॉरिटी की जानिब से हिदायत भी जारी की जा रही हैं। अगर आप देख सकते हैं तो इस वक्त मैं जो कि मोटरवे है M1 मोटरवे, उस पर इस वक्त मैं सफ़र कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम है। तो हाईवेज अथॉरिटी और मोटरवे अथॉरिटीज़ की जानिब से भी बार बार ये हिदायत जारी की जा रही हैं कि जितने भी ड्राइवर हजरात हैं, अगर वो लोकल गाड़ियों का सफ़र कर रहे हैं या वो प्राइवेट गाड़ियों का जो है वो सफ़र कर रहे हैं, तो वो इस तमाम जितने भी सफ़र है उसमें जो कि फोग लाइट्स है उसका इस्तेमाल करें, साथ साथ में डबल इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, जो फास्ट लाइन है उसका इस्तेमाल ना करें और साथ साथ में जितनी भी मुहतात ड्राइविंग वो कर सकते हैं, जिसको अगर ओवर स्पीडिंग है तो ओवर स्पीडिंग से इज्तिनाब किया जा सके। ठीक है, शुक्रिया आज़मत, आपने हमें आगाह किया मुख्तलिफ शहरों से क्या सूरत हाल है। उधर कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। रात और सुबह के औकात में खुनकी बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात वाले मजीद क्या बताते हैं, इसी पर बात करेंगे अपनी नुमाइंदा समीन नवाज से। समीन नवाज, बताइएगा, पंजाब के तो अक्सर शहर जो हैं वो धुंध की लपेट में हैं, आप ये बताएं कि शहर कायद का हाल कैसा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने बताया कि पंजाब के अक्सर शहर धुंध की लपेट में हैं और ख़ासा वहाँ पर धुंध आलूद माहौल है। शहर कायद की सूरत हाल खासी मुख्तलिफ है। गो के यहाँ पर सर्दियों के मौसम में शाम के औकात में और रात के औकात में खुनकी थोड़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कोहर छाया हुआ हमें नजर आता है। लेकिन दिन के औकात में और सुबह 9 बजे के बाद से जैसे जैसे सूरज जो है वो नमूदार होना शुरू होता है, धूप हो जाती है और जो थोड़ा सा कोहर होता है वो कम हो जाता है। हवा में नमी भी थोड़ी कम हो जाती है। इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब महकमा मौसमियात के मुताबिक रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 55% है। अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवाएं थोड़ी सी नॉर्मल चल रही हैं, थोड़ी खुनक हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं और सर्दियों में ऐसी हवाएं जरा अच्छी भी लग रही होती हैं, बिलखुसूस धूप में। तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि 2 से 4 नॉटिकल माइल के हिसाब से हवाएं चल रही हैं और नॉर्थ ईस्टर्ली यानी कि जुनूब मशरकी सिमत से ये हवा है और थोड़ी सी इसमें ठंडक भी महसूस की जा रही है। लेकिन धुंध का जिस तरह से हमने अभी जिक्र सुना कि लाहौर में और दीगर शहरों में खासी धुंध छाई हुई है, हद निगाह जो है वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से हादसा भी हो रहे हैं। कराची में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सुबह में और शाम के औकात में थोड़ी खुनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोहर आलूद मौसम रहता है। ओवरऑल यहाँ पर मौसम जो है वो नॉर्मल ही तस्वुर किया जा रहा है। जी सही, समीन नवाज अपडेट कर रही थी शहर कायद के मौसम के बारे में। बहुत शुक्रिया समीन अपडेट करने के लिए। दीगर खबरों में आपको बताएं कि बहावलपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान मुर्दा जानवरों की आलाइशों से तैयार करदा हजारों लीटर घी बरामद हुआ है। जी बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई की गई। मुजर सेहत घी से भरा ट्रक सप्लाई के लिए भेजा जा रहा था, जबकि इससे कबल भी मुजर सेहत घी के 2 ट्रक पकड़े गए। तो कार्रवाइयाँ जो हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की पंजाब भर में जारी हैं और बहावलपुर में ये कार्रवाई की गई, बड़ी कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान मुर्दा जानवरों के आलाइशों से तैयार करदा हजारों लीटर घी बरामद किया गया है। उधर फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर वाक़े फसल डाइंग में बॉयलर फट गया, जिसके नतीजे में 2 मजदूर जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया है। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है फैसलाबाद में, जहां सरगोदा रोड पर वाक़े फसल डाइंग में बॉयलर फट गया है और इसके नतीजे में 2 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए, जबकि 1 शख्स जख्मी भी हुआ है, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो 2 अफराद की इस वाक़े में जान चली गई है। बॉयलर फटने का ये वाक़या पेश आया। इस वक्त तहकीकात जारी हैं और इंफॉर्मेशन ये है कि 2 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं और 1 शख्स जख्मी भी हुआ है। और अमेरिकी वेबसाइट ने पाकिस्तान में जर्मन सफीर मार्टिन कोबलर की पाकिस्तान और सोशल मीडिया पर जारी सरगर्मियों पर सवालिया निशान लगा दिया है। क्या जर्मन सफीर अपने दायरा कार से आगे जा रहे हैं? मार्टिन कोबलर अमूमन सोशल मीडिया पर समाजी मसाइल की निशानदही करते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट की कि खैर पख्तूनख्वा में जर्मनी के ताउन से सड़क सस्ती और केपी हुकूमत ने महंगी बनाई। इस पर पाकिस्तानी शहरियों का कहना है कि मार्टिन कोबलर को दफ्तर खारजा बुलाया जाना चाहिए। उनकी बात बेशक ठीक है, लेकिन मेज़बान मुल्क की पॉलिसी पर सफारतकारों को अपनी हुदूद में रहना चाहिए।
उधर लॉलीवुड सुपरस्टार शान ने भी हुकूमत की कारकर्दगी पर गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा कि मुल्क बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हुकूमत ने कई अच्छे काम भी बंद कर दिए हैं और ये रिवायत अच्छी नहीं है। देखिए, पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल दोराहे से गुजर रहा है और एक मुश्किल मरहला है पाकिस्तान के लिए। बहुत से ऐसे काम थे जो सही सिमत में हो रहे थे, तो खुदा के लिए वो रीत ना डालें कि पिछले अच्छे काम भी बंद कर दिए जाएं सिर्फ इसलिए क्योंकि नए कामों की बुनियाद रखनी है। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। इमरान खान साहब जो हैं हमारे पीएम हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान को बाहर लाने के लिए। वो हमेशा ये कहते हैं कि फरिश्ते तो नहीं आते, लोगों में से लोग ढूंढने होते हैं। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आर्टिस्टिक ब्यूरोक्रेसी है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। हमारी जो मसाइल हैं ये 100 दिन में नहीं समझ सकेंगे आप यकीनन बहुत अच्छे जज्बे के साथ आए हैं, लेकिन क्योंकि आपने इस जगह पर, हमारे जगह पर आपने एक दिन भी नहीं गुजारा है, इसलिए आप हमारी ना तो खुशहाली को समझ सकते हैं ना हमारी बदहाली को समझ सकते हैं। नाज़रीन, सानिया हवेलियां को 2 साल मुकम्मल हो गए। हादसे में जुनेद जमशेद समेत 47 अफराद जाँ बहक हुए थे। हादसे की जगह पर तलबा ने दुआया तकरीब मुनक्किद की। 2 साल गुजरने के बावजूद तैयारे के मलबे के आसार अब भी वहां पर मौजूद हैं। मजीद अपडेट्स जानेंगे अपने नुमाइंदे जुबैर अवान से। जुबैर अवान, बताइएगा। हवेलिया के नवाई इलाके काग में यहाँ पर आज से 2 साल कबल एक मुसाफिर त्यारा जो है यहाँ पर गिरकर जो है वो तबाह हुआ है। ये मुसाफिर त्यारा चित्राल से मुसाफिरों को लेकर जो जा रहा था इस्लामाबाद, मगर बदकिस्मती से जो ये त्यारा था ये अपना तवाज़न जो है वो बरकरार न रखते हुए यहाँ पर गिरकर जो है वो तबाह हो गया था। इस मुसाफिर त्यारे में मजहबी स्कॉलर जुनेद जमशेद समेत DC चित्राल उसामा वड़ाइच और उनकी फैमिली जो है वो भी जाँ बाक हो गई थी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता चलूँ कि इस वक्त यहाँ पर जाए हादसा में बहुत से जो स्कूल्स हैं उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो ना सिर्फ इस जगह को जो है वो देख रहे हैं, बल्कि यहाँ पर मौजूद अब भी जो मलबा है उस जहाज़ का, उसके जो टुकड़े थे वो भी इन बच्चों ने जो है वो जमा किए हैं। बच्चों ने यहाँ पर जो है नात जो है वो भी पेश की है। इसके साथ साथ तलावत भी जो है वो की गई है। बाकायदा तौर पर बच्चों की जानब से यहाँ पर जो शोहदा थे उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर जो है दुआया तकरीब का भी जो है वो इनकाद किया गया है। इस वक्त मैं आपको ये बता चलूँ कि ये वो इलाका है जहाँ पर 7 दिसंबर 2016 को जो चित्राल से त्यारा जो है उसने उड़ान भरी और यहाँ पर आकर वो त्यारा जो है वो तबाह हो गया था। जी, ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची का इलाका क्लिफ्टन जहां पर पालतू कुत्ते के लेडी डॉक्टर को काटने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, मालिक के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि वाक़े के बाद कुत्ते का मालिक मफरूर हो गया है। बात करेंगे इसी पर डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर से। ज़िले हैदर, बताएगा मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज किया गया है और किस थाने में दर्ज किया गया है? जी देखिए, वाक़या क्लिफ्टन थाने की हदूद में आता है। जमजमा स्ट्रीट पे ये वाक़या बेंगलो है, जहाँ पे वॉकिंग के दौरान जो है लेडी डॉक्टर थी जो वॉक कर रही थी। इस दौरान जो है एक कुत्ते ने उन्हें बुरी तरह भंबोड़ दिया, जिनके उनके हाथों पे, चेहरे पे और टांग पे जख्म आए। ये 1 हफ्ते कबल का वाक़या है जब ये वाक़या पेश आया, जिसके बाद लेडी डॉक्टर को जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। कुत्ते को जो है पुलिस ने अपनी हिरासत में लेके थाने मुंतकिल किया गया था, जहाँ पे उसे शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन खातून की जानिब से जो है गुज़िश्ता रोज़ ये एप्लीकेशन दी गई थी वाक़े के मुकदमे के लिए, जिसके अब मुकदमा दर्ज कराया गया है। कुत्ते का मालिक है आफ्ताब, इसके खिलाफ जो है वो इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तमाम वाक़े के बाद जो हमारी पुलिस हुक्काम और तफ्तीशी हुक्काम से बात हुई है, उनका कहना यह है कि वाक़े के बाद में जो मालिक है आफ्ताब के जो मफरूर मुलजिम भी है, उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो मुसलसल बंद है और वो घर पर भी मौजूद नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर अपडेट कर रहे थे। उधर कराची में पुलिस ने MKM के टारगेट किलर अजमल पहाड़ी के साथी शाकिर उर्फ विजय को गिरफ्तार कर लिया है। राजा मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट देखिए। कराची में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। सेंट्रल के इलाके से MKM के गिरफ्तार टारगेट किलर के करीबी साथी मोहम्मद शाकिर उर्फ विजय को गिरफ्तार कर लिया गया। JIT रिपोर्ट के मुताबिक शाकिर विजय दहशतगर्दी की ट्रेनिंग के लिए 1997 में भारत गया था। रॉ की जानिब से शाकिर समेत 7 मुल्जिमान को दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी गई।
मुलजिम ने एतराफ़ किया कि ट्रेनिंग के दौरान अजमल पहाड़ी, जीशान PIB वाला और दीगर भी मौजूद थे, जबकि बानी MQM के फलसफे को आगे बढ़ाने के लिए मुसल्लह जद्दोजहद की ट्रेनिंग भी दी गई थी। शाकिर 1987 से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुंसलिक रहा, जबकि दहशतगर्द शाकिर के खिलाफ जलाओ, घेराव, भत्ताखोरी और पुलिस सब इंस्पेक्टर खादिम हुसैन के अगवा के बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज है। JIT रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम की टारगेट किलर टीम 11 अफराद पर मुश्तमिल थी। मुलजिम अजमल पहाड़ी का दस्ते रास और लंदन क़यादत से बराह रास्त राब्ते में था। और कराची में पुलिस के मुताबिक हालिया दहशतगर्दी के 3 वाक़यात की कड़ियां आपस में मिलती हैं। इंचार्ज CTD का कहना है कि गैर मुल्की एजेंसियां दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में मुलव्वस हैं। तफसीलात वक़ार अब्बास बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। कराची सिविल लाइन में इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 1 माह के दौरान हालिया दहशतगर्दी के 3 वाक़यात की कड़ियां आपस में मिली हुई हैं। इनका मुझे लिंक नजर आता है कि इनका आपस में एक ही इनका मास्टरमाइंड है। पीछे मास्टरमाइंड से मुराद के जो भी लोग इनको चला रहे हैं वो एक ही नौयत के लोग लग रहे हैं। कड़ियां आपस में। CTD इंचार्ज राजा उमर खिताब ने कहा कि कराची में एजेंट्स हजारों सिमें फरोख्त कर रहे हैं, जिसका फायदा दहशतगर्द उठा रहे हैं। लोग बायोमेट्रिक करवा लेते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि उनकी सिम जो है उनका जो बायोमेट्रिक के बाद उनके नाम की सिम जो है वो इशू हो चुकी हैं और फिर वो मुख्तलिफ चैनल्स चलती हुई दहशतगर्दों तक पहुँचती हैं। हमने काफ़ी दहशतगर्दी के केसेस में ये देखा कि बेगुनाह लोग जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन का शिकार होते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है और पर जल्दी उनको तो पता भी नहीं है कि उनकी बायोमेट्रिक 2 साल पहले हुई थी या 1 साल पहले हुई थी, या किसी ने चलते हुए राह में उनको कहा था जी आप अपनी सिम ले लें। सिम तो दी नहीं हो, कहा जी आपका जो फिंगरप्रिंट्स है वो सही नहीं है। इंचार्ज CTD का मजीद कहना था कि लोगों में शऊर और आगाही की फौरी जरूरत है। मोबाइल फोन सिमों की बायोमेट्रिक तस्दीक जरूरी है। कैमरामैन हैदर अली के हमरा वक़ार अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। उधर तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कराची में अमन के लिए रेंजर्स के किरदार को इंतहाई अहम करार दे दिया है। कहा रेंजर्स ने जांफशानी से कराची की रोशनियां लौटाई हैं। भत्ताखोरी के वाक़यात में 96% कमी आई। जुराइम के हवाले से कराची दुनिया में 6ठे नंबर से अब 67वें नंबर पर चला गया है। कमिंग टू कराची, लेडीज एंड जेंटलमैन, कराची में पिछले चंद सालों में जो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की सिचुएशन है ये बहुत इम्प्रूव हुई। अगर आप स्लाइड देखें तो आप कि 2013 में जो मुख्तलिफ किस्म के इंसिडेंट्स कराची में होते थे वो 4508 थे। इसमें टेररिज्म के 330, टारगेट किलिंग के 1762, एक्सटॉर्शन के ओवर 2000 और इसी तरीके से किडनैपिंग के। इस सिलसिले में लेट मी कमेंड द गुड जॉब डन बाय पाकिस्तान रेंजर्स सिंध। रेंजर्स ने बहुत जांफशानी से अपनी कुर्बानी दे के पिछले सालों में कराची की रोशनियां लुटाई हैं। और आज जब हम कराची को देखते हैं तो 2018 में बारिंग लास्ट 2 इंसिडेंट्स, 17 में कोई टेररिस्ट इंसिडेंट नहीं हुआ था, जबकि 2018 में ये जो चाइनीज़ कौंसलेट पे हुआ और एक माइनर ब्लास्ट हुआ ब्रिज के नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है ये बहुत अच्छी है और इसका क्रेडिट पाकिस्तान रेंजर्स सिंध को जाता है और साथ उनके जो दूसरे सिक्योरिटी के इदारे हैं, पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप प्रोडक्शन देखना चाहें तो टेररिज्म कराची में 99% जो है उसमें कमी आई है। टारगेट किलिंग में 97%, एक्सटॉर्शन में 96% और किडनैपिंग रैंसम 93%। ये इंडिकेटर्स हैं उस सुकून के जो कि कराची में आ चुका है, जिससे हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहाल होंगी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कराची जो कि हम कहते हैं कि इकनॉमिक इंजन है हमारा, तो बेहतर कारकर्दगी कर सकेगा। ये स्लाइड मैं आपको पहले भी दिखा सका हूँ। कराची एक ज़माने में जो क्राइम रेट के हिसाब से नंबर 6 होता था दुनिया में, आज अल्लाह के फजलो करम से कराची 67th नंबर पे है। आप देख लें इस लिस्ट में कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की बहुत सारी सिटीज़ क्राइम रेट में कराची से बहुत ऊपर हैं। तो इंशाल्लाह इस अमन को हम आगे लेके चलेंगे और कराची के हालात मज़ीद बेहतर होंगे। हुकूमत को एतमाद कौम देती है, फौज नहीं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं वज़ीर आज़म का इंटरव्यू मैंने 3 बार सुना। फौज का ताल्लुक एक पार्टी, एक बंदे या एक सूबे से नहीं होता। जिस पार्टी की भी हुकूमत होगी फौज मानेगी। तहरीक लब्बैक के खिलाफ रियासती कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो इंटरेक्शन था मीडिया के साथ उसको मैंने सुना। उसके बाद जब
ये डिबेट शुरू हुई तो मैंने उसको फिर दोबारा सुना, और फ्रैंकली अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ रहा था मैंने उसको फिर सुना। अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क की फ़ौज है, इसका ताल्लुक सिर्फ एक पार्टी से या सिर्फ एक बंदे से या किसी एक शहर से या किसी एक सूबे से नहीं है। तो जिस जिसकी भी हुकूमत हुई है, अफवाज पाकिस्तान ने और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इनपुट भी दी है और जो डिसीजन लिए हैं उसकी सपोर्ट में एक्शन भी किए हैं। और अब बात वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की, जिन्होंने अमेरिका को खरी खरी सुना दी। कहते हैं पाकिस्तान अमेरिका की जंग बहुत लड़ चुका, किसी और की जंग अब नहीं लड़ेंगे। सुपर पावर से कौन दोस्ती नहीं करना चाहता, मगर अमेरिका पाकिस्तान को बतौर हथियार इस्तेमाल करे, ऐसे ताल्लुकात नहीं चाहिए। हमें पता नहीं चला कि हम अमेरिका के दोस्त थे या फिर दुश्मन। ट्रंप को तलख हक़ाइक़ से आगाह करने की ज़रूरत थी। उसामा बिन लादेन के कत्ल पर अमेरिका ने अपने इत्तेहादी पर एतबार नहीं किया। अमेरिका को पाकिस्तान को आगाह कर देना चाहिए था। पाकिस्तान में तालिबान के ठिकाने नहीं हैं। वाशिंगटन पोस्ट इंटरव्यू में उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर मीडिया पर भरपूर गुस्सा निकाला है। अपने ट्विटर अकाउंट पर आपको ये भी बताएं कि कैपिटल वर्ड्स में उन्होंने लिखा है कि फेक न्यूज यानी झूठी खबर, और कहा कि मीडिया अवाम दुश्मन है। अंग्रेजी में कैपिटल हरूफ में लिखने का मतलब बहुत जोर देना ख्याल किया जाता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पैगाम के आगे अलामत भी जो है वो लगाई है, और उसका मतलब है कि शिद्दत के साथ मुखातिब करना। डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल वर्ड्स में लिखा है फेक न्यूज यानी झूठी खबरें। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही अमेरिकी मीडिया को जो है वो आड़े हाथों लेते आए हैं। कोई इंटरव्यू हो या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमेरिकी सदर हमेशा सहाफियों के साथ तल्ख लहजे में पेश आते हैं, और यही बात सहाफियों को उनकी चुभती भी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सऊदी अरब से मिलने वाले डॉलर्स का 80% तो 2 हफ्तों में ही खत्म हो गया। ज़र मुबादला के मजबूरी ज़खायर की बात की जाए तो 14 अरब डॉलर की सतह से भी नीचे आ गए हैं। मरकजी बैंक के पास सिर्फ 1.5 माह की दरामदात का बिल रह गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर में 57 करोड़ 65 लाख डॉलर की कमी हुई, जिसके बाद नवंबर के अख्ताम पर मजमूई हुजम 13 अरब 99 करोड़ 61 लाख डॉलर रह गया। हफ्ते के दौरान गैर मुल्की कर्जों की वापसी, सूद और दूसरी सरकारी अदायगियों के बायस मरकजी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 56 करोड़ 3 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास डॉलर्स में भी 1 करोड़ 62 लाख डॉलर की कमी हुई, जिसके बायस हफ्ते के अख्ताम पर मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला का हुजम 7 अरब 50 करोड़ 21 लाख डॉलर और कमर्शियल बैंकों के पास 6 अरब 49 करोड़ 40 लाख डॉलर रह गया। सऊदी अरब के 1 अरब डॉलर के कर्ज के बावजूद हुकूमत के इक़्तिदार के 3.5 माह के दौरान ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर में 2 अरब 65 करोड़ डॉलर की कमी हो चुकी है। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन भरपूर तरीके से जारी है। सदर अमेरिका इलाकों में आज भी तजावुज़ात खत्म की जाएंगी। बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब खान बताएगा तो आज भी ऑपरेशन जारी रहेगा, क्या अहदाफ रखे गए हैं? जी बिल्कुल, कराची में KMC एंटी एनक्रोचमेंट सेल की जो कार्रवाई है गुज़िश्ता 1 माह से शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ MA जिन्ना रोड पर, जहाँ पे आज भी ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। इससे कबल अगर बात की जाए तो MA जिन्ना रोड पे जो डेंसो हॉल है, बोल्टन मार्केट है, ली मार्केट है, इसके अलावा अगर सदर के इलाके की एम्प्रेस मार्केट और दीगर इलाकों से बात की जाए तो इससे गुज़िश्ता दिनों में भी यहाँ पे ऑपरेशन किया जा चुका है, लेकिन अभी भी ये ऑपरेशन जो है वो ताहाल जारी है, जिसमें तजावुज़ात के साथ साथ दुकानों के आगे जो फुटपाथ कायम है गैर कानूनी तौर पर, और इसके अलावा जो साइन बोर्ड्स वगैरह लीगल तौर पर इलीगल तौर पर यहाँ पे लगे हैं, उन सब के खिलाफ जो है ऑपरेशन बाकायदा तौर पे वो आज भी जारी रहेगा। इसका ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो अभी थमने को नहीं आ रहा है। आज जुम्मे के बाद भी ये ऑपरेशन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें अगर शमूल किया जाए तो सदर का जो इलाका है MA जिन्ना रोड से मुल्ले के जो इलाके हैं उन सब में आज जो है ऑपरेशन जारी रहेगा। जी ठीक, हबीब खान अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि आम आदमी सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी से खुश है। मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं है, PTV को बाइख्तियार बना दिया है। दोहरी शहरियत वालों के लिए वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी सेल भी बना रहे हैं।
वज़ीर इत्तलात दौरा बरतानिया पर हैं। जनूबी एशियाई और पाकिस्तानी तलबा सोसाइटी की दावत पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। फवाद चौधरी ने तलबा के सवालात के जवाब दिए। What about, like, is there going to be some legislation in terms of helping foreign Pakistani dual nationals? Very, very important question, but very relevant question. We have actually, there is only one bar on overseas Pakistanis, on the dual national Pakistanis, not on overseas Pakistanis, that they can't contest for the parliament. Rest, they are eligible for every job and everything. वज़ीर इत्तलात ने कहा मीडिया पर सेंसरशिप की अफवाहें करप्ट माफिया फैला रहा है। पीटीवी पर हुकूमत से ज्यादा अपोजिशन को कवरेज मिल रही है। सीपैक पर 46 अरब डॉलर की सरमाकारी हो रही है। यूरोपीय और अमरीकी कंपनियां भी सीपैक में सरमाकारी करना चाहती हैं। दोहरी शहरियत वाले सिर्फ इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बाकी हर शोबे में खुशामदीद कहते हैं। जल्द वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी सेल बना रहे हैं जहाँ ओवरसीज पाकिस्तानीज बराह रास्त मुलाजमत और तलबा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो we need to understand what is this CPAC. CPAC is $46 billion Chinese investment. Out of this $46 billion, $36 billion is actually energy plants. We are trying to be, we have just, through the Supreme Court, overseas Pakistanis and dual nationals have been allowed to vote in Pakistan from their own country. They were always allowed to vote by going to their constituencies, but now they can vote even from abroad, which is obviously a leap forward. Because when the politicians would need to vote, they will act more sympathetically towards the voter. फवाद चौधरी ने कहा आम आदमी सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी पर खुश है। माजी में आर्टिकल 184 का गलत इस्तेमाल हुआ। तमाम सियासी जमातें तरमीम के लिए इकट्ठी हो जाएं। नाइकोब की शर्त मशरक़ वस्ता के लिए खत्म की। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बगैर शनाख्ती दस्तावेजात, वीजा, सफर और शनाख्ती कार्ड पर ही वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि हमने मरसू सिंध न डेसू का नारा लगाया, मगर किसी के सामने कभी सर नहीं झुकाया, ना ही यू टर्न लिया। हमने 3 आमिरों को झुकाया है। इरफान मलिक रिपोर्ट करेंगे। ये भुट्टो का नारा लगा के 3 आमिरों को डराया, भगाया और जमहूरियत कायम किया, लेकिन यू टर्न नहीं लिया। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिंधी टोपी अजरक डे की तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने यू टर्न लेने वालों और इसकी हमायत करने वालों को खूब जवाब दिया। हम अपने उसूलों के लिए कुर्बानी देते हैं, मगर यू टर्न्स जो है, हम यू टर्न्स नहीं लेते। हम मरसू सिंध ना देसू का नारा लगाते हैं, शहादत अपनाते हैं, लेकिन अब से उसूलों से पीछे नहीं हटते। बिलावल का मजीद कहना था कि सिंध एक अजीम सकाफत की हामिल धरती है। सिंधी अवाम को जमहूरियत से खास लगाव है। सिंधियों का पाकिस्तानी होने पर फख्र है। तलबा ने न सिर्फ सिंधी बल्कि बलोची, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का सकाफती रक्स करके तकरीब का मजा दुबाला कर दिया। तकरीब में आमद पर तलबा की बड़ी तादाद ने नारेबाजी करके बिलावल भुट्टो जरदारी को खुशामदीद कहा। तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान मुस्तफा नवाज खोखर और फरतुल्लाह बाबर भी शरीक हुए। इरफान मलिक, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़नीन, मुल्क भर में आज वोटर्स का कौमी दिन मनाया जा रहा है, जहां हुकूमती इदारे वोटर्स को वोट डालने और हक राहदही इस्तेमाल करने की तरगीब देते हैं। पाकिस्तान में खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी लाखों ख़वातीन मौजूद हैं जो वोटर्स लिस्ट से बाहर हैं। पेशावर से अजमत अली शाह की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है वोटर्स का कौमी दिन। मुल्क में 10 करोड़ से ज्यादा अफराद अपनी हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल हैं, जबकि दूसरी तरफ 1 करोड़ 25 लाख खवातीन हक राय दही इस्तेमाल करने से महरूम हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 26 लाख खवातीन हक के राय दही इस्तेमाल ही नहीं करती। 31 अगस्त 2018 का डेटा जो है अभी तक हमारे साथ है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, उसके मुताबिक तकरीबन 26 लाख खवातीन जो है वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है, और पूरे पाकिस्तान में ये गैप जो है 1 करोड़ 24 लाख का है। पाकिस्तान में खवातीन को वोट डालने की कम शरह की वजूहात में शहरियों का इंतखाबी निज़ाम पर इत्तेमाद का पुख्ता न होना और वोटरों में अपने वोट की अहमियत का एहसास न होना शामिल हैं। लेकिन माहिरीन के मुताबिक अब हालात बदल रहे हैं।
وجوہات بہت ساری ہیں، اس میں یہ کہ ابھی بھی شناختی کارڈ بنواتے وقت ہمارے لوگ جو ہے وہ کتراتے ہیں، لیکن جب ووٹر کی حیثیت سے عورت کی باری آتی ہے تو تب بہت زیادہ ہیزیٹیٹ کیا جاتا ہے کمیونٹیز میں. ہم نے ووٹر اور کینڈیڈیٹ ایجوکیشن کے بارے میں کام کیا، لیکن ایک مسئلہ یہ کہ لوگوں میں اویئرنیس کا بھی تھوڑی سی کمی ہے. خواتین کا ووٹ نہ ڈالنا اور ووٹ کا اندراج نہ کرنے میں سب سے بڑی وجہ سیاسی اور علاقائی بنیادوں پر وابستگیاں بھی ہیں، جن کے لیے الیکشن کمیشن اور دیگر ادارے کام کر رہے ہیں. عظمت علی شاہ، 24 نیوز، پشاور. ادھر کمالیہ میں 72 کروڑ روپے کی لاگت سے 16 سال میں عالمی معیار کی یونیورسٹی بن گئی. شہری مخدوم نظر حسین امریکہ اور برطانیہ سے پیسہ لا کر یہاں پر لائے اور یہاں پر انویسٹ کیا. پسماندہ علاقے کے طلبہ کے لیے جدید تعلیمی ادارہ بھی بنایا، لیکن اب وہ یونیورسٹی کو چارٹر کرانے کے لیے اداروں کے چکر لگانے پر مجبور ہیں. یہ لاہور، اسلام آباد یا کراچی کی یونیورسٹی نہیں بلکہ یہ ٹوبا ٹیک سندھ کی تحصیل کمالیہ میں واقع یونیورسٹی ہے. محب وطن شہری مخدوم نظر حسین امریکہ اور برطانیہ سے پیسہ کما کر لائے اور 16 سال میں 72 کروڑ روپے سے یہ شاہکار کھڑا کر دیا. شاندار اور خوبصورت عمارت بن گئی، جدید کلاس روم بھی بن گئے. اب مرحلہ ہے یونیورسٹی کو چارٹر کرانے کا. بیوروکریسی نے روایتی رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی. مخدوم نظر حسین 1.5 سال سے وفاقی اور صوبائی اداروں کے چکر کاٹ رہے ہیں. پروونشل گورنمنٹ لیول پہ یا سینٹرل گورنمنٹ کے لیول پہ کوئی کوآپریشن نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں سنتا. جب بھی ان سے میں بات کرتا ہوں، لاسٹ 1.5 ایئر میں نے مختلف آفیسز، مختلف پرسنالٹیز کو سے ملاقات کی ہے، آفیس میں گیا ہوں. ان کو یہی میں نے ان کو بتایا کہ میرا مقصد ہے صرف ایجوکیشن دینا. بیوروکریسی کے ساتھ علاقہ مکین بھی تعاون نہیں کر رہے. لوگوں نے یونیورسٹی کے ارد گرد بھینسیں باندھ دی. کچھ لوگوں نے یونیورسٹی کے حصے پر قبضہ بھی کر لیا. نظر حسین کہتے ہیں میرا مقصد صرف اور صرف پسماندہ علاقوں کے لوگوں کو تعلیم فراہم کرنا ہے. میرا مقصد ہے صرف ایجوکیشن دینا. ایجوکیشن فار ایجوکیشن، ناٹ فار پروفٹ. یہ ممکن. جہاں لوگ پاکستان سے پیسہ باہر لے کر جا رہے ہیں، مخدوم نظر باہر سے پیسہ کما کر پاکستان لے کر آئے. شہری اور بیوروکریسی اگر مخدوم نظر حسین کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس نیک کام میں رکاوٹیں تو نہ ڈالیں. اور خیبر پختونخوا میں رواں سال کے پہلے 9 ماہ میں 212 خواتین قتل، تشدد کے 364 واقعات رونما ہوئے، جو تحفظ نسواں کے معاملے میں صوبائی حکومت کی سنجیدگی نہ ہونے کی داستان سنا رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں ہوا کی بیٹیاں غیر محفوظ ہو گئیں. صوبے میں حالیہ سال 212 خواتین کی زندگیاں چھین لی گئیں، جبکہ خواتین پر تشدد کے بھی 364 واقعات پیش آئے. خواتین پر تشدد جیسے حساس مسئلے پر صوبائی حکومت کی غیر سنجیدگی دیکھیے کہ صوبے کا پہلا اور واحد داد رسی سینٹر کی تعمیر کا فیصلہ کاغذات سے ہی نکال دیا گیا. ہماری حکومت سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے لیے کچھ کرے، کچھ کام کرے، کیونکہ اب تو ہمارا نیا پاکستان آیا ہے، نیا حکومت آئی ہے اور ابھی جنوری سٹارٹ ہوگی تو امید کرتی ہوں کہ ہمارے لیے کچھ ہوگا. ریسنٹلی ہماری کیبنٹ نے بل اپروو کیا، تو اگر آپ بل اپروو کروا رہے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی؟ آپ کو یہ سوچنا، حکومت کو یہ سوچنا چاہیے تھا. اس کی امپلیمنٹیشن تب بھی ہو سکتی جب آپ کے پاس کوئی شیلٹر ہوم یا 1 پوائنٹ کرائسس سینٹر ہوگا جہاں پہ عورتوں کو ساری سہولیات مہیا ہو سکے. خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کا ادارہ ملتان کی خواتین کی داد رسی مرکز کے طرز پر بنایا جائے گا. ملتان میں خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے خصوصی داد رسی مرکز 2017 سے کام کر رہا ہے. ملتان تحفظ نسواں مرکز کا مکمل انتظام خواتین ہی کے ہاتھ میں ہے. یہ بہت خوش آئند بات تھی جب یہ اعلان کیا گیا کہ ملتان والے کو ہم کاپی کر کے یہاں بنایا جائے گا، اس میں ہر سہولت ہوگی، تو یہ بہت خوشی کی بات تھی. لیکن ہم حکومت پہ زور ڈالیں گے اور ہم چاہیں گے کہ اس طرح کے کرائسس سینٹر بنے. کے پی داد رسی مرکز میں بھی متاثرہ خواتین کی شکایات کے علاوہ قانونی مدد سے لے کر فرسٹ ایڈ، طبی معائنے، نفسیاتی کاؤنسلنگ، پولیس رپورٹنگ اور تفتیش کی سہولیات بھی شامل ہوں گی. صوبے میں خواتین پر پرتشدد واقعات میں اضافے اور حکومتی دلچسپی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رواں مالی سال کے بجٹ میں ترقی نسواں کے 50% فنڈز کم، جبکہ گزشتہ برس کے 3 بڑے منصوبے بھی ترقیاتی پروگرام سے فارغ کر دیے گئے. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز.